एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कोआ की इस लेक्चर सीरीज़ में, जहां हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 का पार्ट 2। हमें कोशिश करना है कि मेमोरी को हमें कैश के साथ कंसिस्टेंट बनाना है। जैसे कि मेमोरी में अगर ऐड हो रहा होगा तो कैश में भी ऐड होगा, तो इस तरीके से करना है। तो पहली पॉलिसी होती है राइट थ्रू। राइट थ्रू में क्या होता है, मेमोरी और कैश साथ साथ चलता है। सपोज करो पहले क्या था कि इसका डेटा और इसका डेटा सेम है। अब जैसे ही राइट थ्रू हुआ दोनों का डेटा चेंज हो गया साथ साथ में, यानी कि जैसे ये चेंज हुआ तो ये भी चेंज हुआ। तो इसको, इस टेक्निक को बोलते हैं राइट थ्रू। राइट बैक में क्या होता है, अपडेट सिर्फ कैश के अंदर होता है, मेमोरी के अंदर नहीं होता है। जैसे कि हमने देखा, ये जैसे ही राइट बैक हुआ तो यहाँ पर कैश के अंदर कैश के अंदर जो डेटा है वो चेंज हो गया, लेकिन मेन मेमोरी के अंदर डेटा वैसा का वैसा ही है। इन केस ये कब चेंज होता है, जब कैश लाइन को देख लिया कि ये जो कैश लाइन है, ये कैश लाइन अब फिर से अपडेट होने वाली है, तब ये जब अपडेट होने के बाद फिर से अपडेट होगी तब ये डेटा इसमें राइट होगा और यहाँ पर कोई रिप्लेस डेटा आ जाएगा। तो इस केस में ये होता है। डर्टी बिट ये 2 मार्क्स में कभी कभी पूछ लेता है कि हर कैश के अंदर हर एक ब्लॉक में ज़रूरत होती है एक ऐसे बिट की जो बता सके कि कैश क्या मॉडिफाई हुआ था, यानी कि डर्टी रहा था, या फिर वो मॉडिफाई नहीं हुआ था, यानी कि वो क्लीन है। तो ये बताती है डर्टी बिट। तो ये किस लिए यूज़ होता है, बेटर परफॉर्मेंस के लिए यूज़ होता है। अब हमने ये तो देख लिया कि कैसे राइट हो रहा होगा मेन मेमोरी कैश मेमोरी में। अब बाय चांस क्या होता है, कोई भी कैश की लाइन है वो फेल हो गई, अब हमें नया डेटा लेके आना है, तो वो रिप्लेस कैसे होगी, वो रिप्लेस एल्गोरिथम कैसे काम करेगी, वो हम पढ़ेंगे रिप्लेस एल्गोरिथम में। सपोज सीपीयू ने कुछ ऐसे कॉल्स लगाए जो इस पूरे कैश के अंदर नहीं थे, तो ये क्या करेगा, मेन मेमोरी के पास जाएगा और पूरा तो ये भर चुका है, तो ये कुछ पार्ट को इससे रिप्लेस कर लेगा और फिर नए डेटा को यहाँ पर लेकर आएगा और फिर सीपीयू को देगा। तो कैश रिप्लेसमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो मेन ये हैं। फर्स्ट आती है फीफो, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस मेथड में जो सबसे पहले आया था उसको हम पहले ही रिमूव कर देंगे, जैसे कि हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ते हैं। सपोज़ ये एक सीक्वेंस है जिसमें हमें इन सबको इंसर्ट करना है। सपोज़ 6 किया तो फिर इसके बाद हमने 8 किया, तो ऐसे करते करते डाउन जाएगा। जब ये वाला केस आएगा तो इस केस में क्या होगा, 6 8 1 0 सब ऑलरेडी भरे हुए हैं, मीन्स कैश जो है वो ऑलरेडी भरा हुआ है। अब 4 यहाँ पे कहीं नहीं है, तो जो सबसे पहले आया था, तो अब 6 को हटाकर यहाँ पर 4 इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट केस में क्या होगा, 2 को ऐड करेंगे, 2 उसने चेक किया कहीं नहीं है, तो ये नेक्स्ट वाले टर्म को हटा देगा और 2 को इंसर्ट कर देगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सारे केस में मिस हो रहा है। मिस क्यों है, क्योंकि जब पहली बार डेटा आ रहा है तो पहले से तो है नहीं, तो इसका मतलब इसको मिस ही बोलेंगे। जैसे ही इसको अब नेक्स्ट टाइम पे जैसे ही इसको 0 मिलेगा, 0 तो ऑलरेडी है तो ये हिट हो गया, इसीलिए मैंने ये ब्लॉक्स भरे नहीं है। जिस सपोज इट इज़ देयर, हिट हो गया। अब उसने चेक किया 1 को, तो 1 उसमें ऑलरेडी है तो 1 भी हिट हो गया, ये भी सेम है। नेक्स्ट उसने चेक किया 3 को, अब 3 तो कहीं था नहीं, तो इसके बाद 2 के मतलब जहाँ हमने 8 हटाया था उसके बाद अब कौन सा ये वाली पोजीशन भरी थी, तो इसमें से हमने 1 को हटा के 3 को इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट में हमने चेक किया 4 को, तो 4 ऑलरेडी है तो ये हिट हो गया। 0 में हमने चेक किया 0 ऑलरेडी है, ये भी हिट हो गया। देन हमने चेक किया 1 तो है नहीं, तो अब लास्ट वाला नंबर हट के 1 आ जाएगा। एंड देन इस टाइप से पूरा प्रोसेस होता है। इस एल्गोरिथम में क्या होता है, ऐसा बिट यानी ऐसा ब्लॉक जिसको बहुत टाइम से लंबे समय से यूज़ नहीं किया हुआ है उसको हटा देगा। ये लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे बेस्ड है। सपोज यहाँ पे हम चेक करेंगे, पहले 7 0 1 इन सबको इंसर्ट कर देंगे। ओके, अब चेक करेगा 0 तो ऑलरेडी है तो हिट हो गया। अब हमने नेक्स्ट डाला 3, अब 3 किसको रिप्लेस करेगा, जो रिसेंट में उसको नहीं हटाएगा, देखो 0 हो चुका है, 1 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है, तो इन सबको रिप्लेस नहीं करेगा। जो सबसे दूर है, यानी कि 7 इसमें सबसे दूर है, तो ये 7 को हटाकर 3 यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसने चेक किया 0 0 हिट है। देन आया 4, अब 4 किसको हटाएगा, जो सबसे दूर है, तो 4 के लिए सबसे दूर क्या है, 0 तो इसके पास है, 3 भी इसके पास है और 1 अब 2 भी इसके पास ही है, लेकिन सबसे दूर कौन है, 1, तो ये 1 को हटाकर यहाँ पर आ जाएगा 4।
ऐसे ही जब हम 2 को डालेंगे 2 एक हिट है, 3 एक हिट है, 0 एक हिट है, ये सारी हिट्स हैं, तो इसको हमने भरानी है। अब लास्ट में हमने चेक किया कि 1 हमें इंसर्ट करना है और 1 तो कहीं था नहीं, तो अब 1 देखेगा कि रिसेंट में भी कौन कौन आया हुआ है। इसको मैं रेज करती हूँ, तो 1 देखेगा कौन कौन आया हुआ है, तो यहाँ पे ये चेक करेगा कि 2 तो पहले से ही है, 3 भी है, 0 भी है, तो सबसे दूर कौन हुआ 4, तो ये 4 को हटाकर यानी कि इस पोजीशन को हटाकर यहाँ पर खुद इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये LRU काम करता है। नेक्स्ट है MRU, मोस्ट रिसेंटली यूज जो ब्लॉक है उसको हटा देगा, जो अभी रिसेंट में यूज होगा उसी को हटा देगा। सपोज यहाँ पर हमने सबको एज इट इज़ पहले ही तरह इंसर्ट कर लिया, फिर हमने चेक किया 0 तो एक हिट है, कुछ नहीं किया। नेक्स्ट अब 3 को जब इंसर्ट करेंगे तो ये चेक करेगा मोस्ट रिसेंट ब्लॉक कौन सा यूज्ड है, यानी कि मोस्ट रिसेंट कौन सा भी हमने 0 यूज़ किया तो ये 0 को हटा देगा और खुद यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चेक करेंगे तो हमने डाला 0, अब 0 किसको हटाएगा, जो रिसेंटली यूज है। रिसेंटली यूज़ क्या है 3, तो 3 की जगह 0 आ जाएगा। नेक्स्ट डालेंगे 4, अब 4 चेक करेगा मोस्ट रिसेंटली ब्लॉक कौन सा यूज़ है, यही वाला, तो ये 0 को हटा के 4 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट हम चेक करेंगे 2, तो 2 एक ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये हिट है। अब जैसे ही 3 को डालेगा फिर ये चेक करेगा कि मोस्ट रिसेंट यूज्ड ब्लॉक कौन सा, यानी कि हमने 2 को इंसर्ट किया था, मतलब 2 को चेक किया था, 2 यहाँ पर है तो इस पोजीशन से हट के 2 यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चेक करेगा 0, अब 0 है नहीं तो ये मोस्ट रिसेंट बिट को हटाएगा, यानी कि 3 को हटाकर खुद रिप्लेस हो जाएगा। फिर 3 आएगा, फिर मोस्ट रिसेंट को हटाकर खुद हट जाएगा। ऐसे ही 2 आ जाएगा यहाँ पर, एंड 1 तो यहाँ ऑलरेडी है तो हिट हो जाएगा। तो इस तरीके से MRU वर्क करता है। ये करेगा उस ब्लॉक को रिप्लेस करेगा जिसकी हमें अब फ्यूचर में कोई नीड नहीं है। ओके, ये रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि अब ये रियलिस्टिक क्यों नहीं है, क्योंकि हमें थोड़ी ना पता है कि आगे इसका यूज़ होने वाला है कि नहीं, तो इसीलिए इतना रियलिस्टिक नहीं है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, सपोज हमने स्टार्टिंग के वैसे ही डाले, जब हमने 0 को चेक किया तो ये ऑलरेडी था तो ये हिट हो गया। जब हमने 3 को रिप्लेस किया, यानी कि 3 अब किससे रिप्लेस होगा, पहले ये चेक करेगा इनमें से कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिसकी अब आगे ज़रूरत नहीं है, तो ये चेक कर रहा है, देखो 0 है, 4 है, 3 है, 2 1 है, अभी 7 बहुत दूर है, मतलब 7 का से अब अता ही पता नहीं है, तो ये 7 को हटाकर खुद रिप्लेस हो जाएगा। ओके, जैसे ही 0 देखेंगे तो 0 तो ऑलरेडी है तो ये हिट हो गया। अब जब ये 4 को देखेगा तो 4 को रिप्लेस कहाँ से कैसे करेगा, चेक करेगा कि कौन सा भी रिसेंट में, इनमें से कौन सा जो आसपास है, यानी 2 भी पास में है, 3 भी पास में है, 0 भी पास में है। 1 एक ऐसा नंबर जो भी बहुत दूर है, इसके आसपास तो कहीं भी नहीं है इनमें से, तो ये 1 को रिप्लेस कर देगा। ओके, फिर ऐसे ही 2 3 0 ये सारे हिट हो जाएंगे, तो ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब ये 1 को डालेगा तो 1 में से चेक करेगा कि इनमें से किसको हटाए, तो अभी इसके आसपास तो इन 3 4 2 इनमें से कोई भी नहीं है, तो किसी को भी हटा के रिप्लेस कर सकता है, तो इसने ऊपर वाले को ही हटाकर रिप्लेस कर दिया। अब जब 7 आएगा तो 7 भी किसी में भी जा सकता है, क्योंकि अभी आगे कोई भी हमें बिट्स दिए नहीं गए हैं, तो ये किसी में भी कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम कहते हैं। ये एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है जिसमें हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। ये नॉन वोलेटाइल, यानी कि इसका डेटा कहीं रिलीज़ नहीं होता, कहीं उड़ नहीं जाता है। ओके, इसको बैकअप एज अ बैकअप पर्पज़ के लिए बहुत यूज़ करते हैं हम, और ये बहुत इकोनॉमिकल है, यानी कि मतलब महंगा नहीं है ज़्यादा, और ये साइज़ में भी लार्ज होता है। अब इसके इम्पॉर्टेंट जो हैं वो मैग्नेटिक डिस्क, टेप्स और ऑप्टिकल डिस्क हैं, जिसमें से जो स्टॉक मार्क की है मैंने, ये बहुत ज़्यादा आते हैं। ये सारी रिमूवेबल स्टोरेजेस हैं, यानी कि एक बार हमने इंसर्ट किया तो मैंने रिमूव भी कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर से। जो मैग्नेटिक डिस्क है ये 22 23 और 23 24 में पूछा गया था। जो मैग्नेटिक डिस्क होती है वो एक सर्कुलर प्लेट होती है जिसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती है, और इसके ऊपर और इसके नीचे दोनों साइड पे रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। इस तरीके से इस पे ट्रैक्स बने हुए होते हैं। इन ट्रैक्स पे मेमोरी बिट्स स्टोर होती है। ओके, और इन ट्रैक्स को सेक्टर्स में बांटा गया है इस टाइप से, ये सेक्टर्स होते हैं। जो भी डिस्क है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड पर रोटेट कर रही होती है। ये जो होता है हेडर, ये रीड राइट हेडर होता है जो रीड राइट ऑपरेशंस में हेल्प करेगा।
अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं जिसके पैरामीटर्स पहले देख लेते हैं। सीक टाइम क्या है, जब इस मूव हेडर को कितना टाइम लगा करेक्ट ट्रैक पे पहुंचने में। तो ये क्या करेगा, ये घूमेगी पहले बहुत देर तक और ये ऊपर उठ जाएगा। जैसे ही इसको मिल जाएगा कहीं पे प्रॉपर पोजीशन जहाँ पे इसको बिट को रीड या राइट करना है, तो ये वहाँ पर जैसी पोजीशन कर लेगा तो उसमें जो टाइम लगेगा दैट इज सीक टाइम। ये क्या है, जो भी करेक्ट सेक्टर में हमें रीड या राइट करना था उस तक पहुंचने के लिए जो हेडर है उसको कितना टाइम लगा, कितना रिवॉल्यूशन लगा, वही आता है रोटेशनल टाइम डिले एंड लेटेंसी। नेक्स्ट ट्रांसफ़र बिट। अब उसे वो पोजीशन मिल गई, सेक्टर मिल गया, अब उस पर रीड या राइट परफॉर्म करने में, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में जो टाइम लगा, यानी कि इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र टाइम, जिसका फॉर्मूला होता है फाइल साइज़, जो भी फाइल का साइज़ है, अपॉन ट्रैक साइज़, और एक कंप्यूटर रेवोल्यूशन करने के लिए उसे कितना टाइम लगा। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि इस केस में जनरली जो हम टाइम लेते हैं वो हाफ रोटेशन के बराबर लेते हैं, यानी कि एवरेज लेकर चलते हैं। ये हम न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करेंगे इसको यूज़ करके। एक और फॉर्मूला होता है टोटल एवरेज टाइम। तो सीक टाइम, रोटेशनल डिले और ट्रांसफ़र टाइम, इन तीनों को मिला के जो पूरा टोटल टाइम होता है उसको बोलते हैं टोटल एवरेज टाइम। इसी पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जो डिस्क है उसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं, 512 बाइट्स, डिस्क में 512 बाइट्स का डेटा स्टोर है, जिसके हर एक ट्रैक में 400 सेक्टर्स हैं, और ट्रैक्स कितने हैं, 1000। तो डिस्क रोटेट की जो स्पीड है पर मिनट की वो है 1500। तो हमसे पूछा है कि 1 MB के डेटा को ट्रांसफ़र करने में कितना टाइम लगेगा, और जो सीक टाइम है वो 4 मिली सेकेंड्स है। तो अब जल्दी से पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। पर मिनट 1500 होगा तो पर सेकंड करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, जो कि आएगा 25 सेकेंड्स। अब जैसे कि यहाँ पर टाइम मिली सेकेंड्स में है तो इसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करने का हमें आंसर मिल जाएगा 40 मिली सेकेंड्स। ओके, जैसा कि मैंने बताया था कि जो रोटेशनल लेटेंसी है वो एवरेज होती है, यानी कि हाफ रोटेशन के बराबर होती है। तो जो भी रोटेशन का टाइम है उसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारी रोटेशनल लेटेंसी हो जाएगी, जो कि 20 मिली सेकेंड्स है। अब हमने फॉर्मूले में ट्रांसफ़र टाइम में ये देखा था, तो हम क्या करेंगे, फाइल का साइज़ कितना है 1 MB, ट्रैक का साइज़ कितना है 400 सेक्टर्स, लेकिन उसमें कितने बाइट्स स्टोर है 512, तो हमने उससे ट्रैक साइज से डिवाइड कर दिया। फिर टाइम टेकन फॉर 1 रेवोल्यूशन अभी निकाला हमने 40 मिली सेकेंड, तो यहाँ से आंसर आया 20.48 मिली सेकेंड्स। ये हमारा ट्रांसफ़र टाइम आया। अब टोटल टाइम क्या होता है, सीक टाइम प्लस रोटेशनल एंड प्लस ट्रांसफ़र। तो सीक टाइम 4 मिली सेकेंड है, ये 20 है, यहाँ से आया, एंड ट्रांसफ़र टाइम ये वाला है। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा टोटल टाइम होगा। तो इस तरीके से टाइम कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक टेप्स। जस्ट लाइक डिस्क की तरह ये मैग्नेटिक टेप्स होते हैं, ये प्लास्टिक से बने होते हैं एंड कवर्ड होते हैं मैग्नेटिक ऑक्साइड लेयर से। लेयर जो टेप है वो एक सीक्वेंशियल डिवाइस है जिसमें सीक्वेंस में सारा डेटा होता है। इस तरीके से टेप्स होते हैं जिसमें सीक्वेंशियल डेटा स्टोर होता है। अब सपोज करो ये हमारा पूरा टेप है और इसमें हमें इस रिकॉर्ड को रीड करना है। तो इस रिकॉर्ड को रीड करने के लिए ये सारे इसके आगे सारे रिकॉर्ड्स को रीड करते हुए जाएगा और फिर इस तक पहुंचेगा। तो वही इस पॉइंट में लिखा है। तो उसने वही बोला है कि सपोज हमारा पहले से जो टेप है वो रिकॉर्ड नंबर 1 पर रुका हुआ है। अब उसको n नंबर तक रीड करना है, तो उसे पूरे जितने भी पुराने रिकॉर्ड्स है 1 से लेके n-1 तक उस पूरे के थ्रू जाना पड़ेगा और तब जाके वो n पर पहुंचेगा। तो वही कह रहा है ये। यहाँ पर डेटा ब्लॉक्स में ऑर्गेनाइज होता है जिनके बीच में जो सेपरेशन है वो रिकॉर्ड गैप्स के थ्रू है, और यहाँ पर जो डेटा है वो एक ही साइड टेप के एक ही साइड पर स्टोर होता है। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या है, यहाँ पर रोटेटिंग डिस्क होती है जस्ट लाइक मैग्नेटिक डिस्क, बस यहाँ पर लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे वहाँ पर मल्टीपल ट्रैक्स हुआ करते थे, यहाँ पर एक ही सिंगल स्पाइरल ट्रैक होता है
ऑप्टिकल डिस्क में। इसके 3 टाइप्स हैं, CD, DVD एंड BD। CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क एंड BD ब्लू रे डिस्क। अब जब हमने स्टार्टिंग में हिरारिकल ऑर्गेनाइजेशन देखा था, अब CPU कैसे एक्सेस करता है मेमोरी को, तो इसके 2 वेज हैं, एक साइमल्टेनियस एक्सेस और एक हिरारिकल एक्सेस, जिसमें एक एक करके एक्सेस करेगा और साइमल्टेनियस में पैरेलल में सबसे डेटा एक्सेस कर रहा होगा। तो इस चीज़ पर भी एक बेस्ड न्यूमेरिकल है जिसमें हम इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है ये हिरारिकल के लिए और साइमल्टेनियस के लिए दिस इज़ द फॉर्मूला। तो टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, सपोज पहले में हिट की पॉसिबिलिटी और उसका टाइम। अगर पहले में हिट नहीं हुआ तो हम उसमें से मिस रेशियो काउंट कर लेंगे, फिर सेकंड का हिट रेशियो लिखेंगे एंड दोनों के टाइम को ऐड करेंगे। अगर इसमें भी नहीं होता है तो फिर दोनों के मिस रेशियो लिखेंगे 1 माइनस करके एंड देन तीनों के टाइम को ऐड करेंगे। इस तरीके से फॉर्मूला जनरेट होता है। अब यहाँ पर क्या केस है कि अगर पहले में हिट हो गया तो पहले का हिट रेशियो इनटू टाइम, अगर नहीं होता है तो सेकंड में हम पहले का मिस रेशियो और सेकंड का हिट रेशियो। अब यहाँ पे टाइम जो है वो सिर्फ T2 का यूज़ होगा। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर साइमल्टेनियस चल रहा है, तो हम पहले वाले का टाइम नहीं ऐड करेंगे इसमें। फिर हम अगर इसमें नहीं होता है तो फिर हम नेक्स्ट में मिस रेशियो लिखेंगे दोनों के एंड थर्ड टाइम से ऐड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये है कि न्यूमेरिकल जिसमें हमें ये 23-24 में पूछा गया था। इसमें हिरारिकल एक्सेस हो रहा है जहाँ पर मेमोरी M1 इज 16K वर्ड, 15 नैनोसेकेंड्स इज़ द एक्सेस टाइम। सेकंड का 1M वर्ड है जिसका 400 नैनोसेकेंड्स टाइम है एंड हिट रेशियो इज 0.95 यानी कि एक ही हिट हो रहा है। सो पहले में हमने 0.95 डाला एंड टू T1 क्या है 50 सेकेंड्स, देन 1 माइनस किया एंड दोनों के टाइम को ऐड किया 50 + 4 400 एंड देन ये आंसर आ गया। सो दिस वाज अ नॉर्मल न्यूमेरिकल। लास्ट टॉपिक वर्चुअल मेमोरी। ये 22-23 में 2 मार्क्स में पूछा गया था और 21-22 में भी पूछा गया था। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के अंदर यानी कि फिजिकल मेमोरी के अंदर अपने डेटा को फेच करते हैं। यानी कि हम कोई भी प्रोग्रामर होता है उसके लिए हम एक इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं, एक ऐसा इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं कि उसको लगता है कि कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसने कुछ नहीं किया है, उसी मेमोरी को एक्सटेंड कर दिया है सेकेंडरी मेमोरी से। वहाँ से डेटा फेच करके कंप्यूटर को दे रहा है और इससे प्रोग्रामर को लग रहा है कि जो कंप्यूटर की स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। जो वर्चुअल मेमोरी है वो लार्जर प्रोग्राम्स को लोड कर सकती है क्योंकि इसकी इनफाइनाइट मेमोरी है और इसके लिए हमें किसी भी ज़्यादा मीन्स और रैम परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा मैकेनिज्म जनरेट करती है कि जो प्रोग्राम से जो भी एड्रेस जनरेट होते हैं उनको किस में कहाँ पर ला कर देती है, करेक्ट मेमोरी लोकेशंस पर ला कर देती है। इसको डायनामिकली किया जाता है एक मैपिंग टेबल के थ्रू, वाइल जो भी प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन है वो काम करता है CPU। अब यहाँ पर जो मेन काम कर रहा होगा वो होती है हमारी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो मैपिंग का काम करती है। जैसे हमने कैश मेमोरी और बाकी सब में पढ़ा था, कैश में कैश लाइंस होती थी, ब्लॉक मेमोरी में ब्लॉक लाइंस होती थी, ऐसे ही सेकेंडरी मेमोरी यानी ये वाली में इसमें पेजेस हुआ करते हैं जहाँ पे मैपिंग होती है। जो भी लॉजिकल मेमोरी है जहाँ पे ये मैपिंग वाला सिस्टम होगा वहाँ पर ब्लॉक्स को पेजेस में कन्वर्ट किया जाता है और जो फिजिकल मेमोरी होती है उसमें फिक्स्ड पेजेस को फ्रेम्स में कन्वर्ट किया जाता है और जो पेज साइज़ है वो फ्रेम साइज़ के बराबर होता है। दिस इज़ द पेज। ये एक लॉजिकल मेमोरी है जिसमें जो भी प्रोग्राम ने एड्रेसेस जनरेट किए गए हैं, सपोज ये एड्रेसेस हैं, ये सारे हमने यहाँ स्टोर करके रखे हैं। तो ये हमारे पेजेस हैं कि पेज 0 पर A स्टोर है, पेज 1 पे B स्टोर है, ये लॉजिकल मेमोरी है। अब ऐसे ये हमारी पेज टेबल है। अब फिजिकल मेमोरी में कुछ डेटा स्टोर है, सपोज B स्टोर है, G स्टोर है और E स्टोर है। अब इसका जो भी फ्रेम होगा यानी कि फ्रेम यानी किस ब्लॉक के अंदर है ये, तो वो फ्रेम का नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे पेज टेबल के अंदर। तो उसमें जैसे हमने देखा कि 1 में 4 का डाला हुआ है तो 4 में हम चेक करेंगे क्या
डला हुआ है B। फिर ये 6 में जाकर चेक करेगा तो ये क्या मिलेगा G। फिर ये 9 में जाकर फेच करेगा तो E। तो ये होता है फिजिकल मेमोरी। और ये एक मैग्नेटिक डिस्क है जहाँ पर सारा डेटा स्टोर होगा ABCD। तो इसमें से हमने सारा फेच नहीं किया, हमने सिर्फ, हम देखेंगे गौर से, हमने सिर्फ BG और E को फेच किया है, इनमें से सारा नहीं किया है। तो ये डायग्राम हम कंसिडर कर सकते हैं जिसमें मेमोरी, जो वर्चुअल मेमोरी है वो मेमोरी मैप से एड्रेस रीड करेगी और अगर से फेच, और मेमोरी मैप इसको फेच करेगा। फिजिकल मेमोरी में कोई डेटा नहीं होगा तो वो डिस्क से फेच करेगा और डिस्क इसको रिटर्न में देगा। मेमोरी मैप डायरेक्टली भी कनेक्टेड होता है डिस्क से। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर, इन दिस यूनिट। मिलते हैं अगले यूनिट में। थैंक यू।